बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुशामदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक अहमद। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीम पर जिन लोगों ने हुकूमत का साथ दिया, अभी उनसे वादे वफा नहीं हुए तो हुकूमत दो नई मुश्किलात के अंदर मौजूद है। एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का मामला है, दूसरा JUI फे का मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल है। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर हमें खबर देखने को मिलती है कि वफाकी काबीना ने मज़ीद 10 अरकान को शामिल करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू शायद ये हो सकता है कि हुकूमत ने जिन लोगों से 26वीं आईनी तरमीम में जिन्होंने उनका साथ दिया, उनसे कोई वादा किया हो कि आपको इस तरह से वफाकी काबीना में शामिल कर लिया जाएगा। ये भी हो सकता है कि इस मुश्किल वक्त में वो तमाम लोग जिन्होंने पहले साथ दिया, उनको साथ रखने के लिए एक फिलर या टेस्टर के तौर पर यह खबर सामने आई हो। क्योंकि हम हमेशा एक बात सुनते हैं राइट साइजिंग के हवाले से, और ये वफाकी काबीना के हवाले से भी सुनते हैं। फिर हम ये भी सुनते हैं कि पाकिस्तान मौशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, और हम ये देख भी रहे हैं, हम इससे गुजर भी रहे हैं। और उसके बावजूद हम ये भी देखते हैं कि टैक्सेस के हवाले से बात की जाती है, कहा जाता है कि हुकूमती अखराजात कम किए जाएंगे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, और ये दावे हुकूमत में आने के बाद भी बार बार हमें सुनने को मिलते हैं, और इंतखाबी तकारीर के अंदर भी सुनने को मिलते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हुकूमत में कोई भी जमात आती है तो फिर वफाकी काबीना का हुजम बढ़ता जाता है। फिर ख़ासतौर वो जब छोटी जमातें जो हुकूमत को सपोर्ट कर रही होती हैं, अगर मखलूत हुकूमत हो, तो उनके वज़रा के हवाले से गाहे बगाहे या हम हर महीने में या 6 महीने बाद उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुनते रहते हैं, और बार बार ये मुतालबा उनकी जानिब से आता है कि हमारे वज़रा की तादाद वफाकी काबीना के अंदर बढ़ाई जाए। तो ये मामला इस सूरत हाल के अंदर है क्या वाकई ही वफाकी काबीना में के अरकान में इजाफा होने जा रहा है? आज इस प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे। नजम साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब रशीद साहब, तीनों सीनियर तज्ज़ मौजूद हैं। नजम साकिब साहब, आपको लगता है कि हुकूमत सिर्फ अपने साथ इत्तेहादियों को कायम करने के लिए कुछ वादे उन्होंने किए हैं और वो वफा कर रहे हैं, इसीलिए हम इस तरह की खबरें सुनते हैं कि वफाकी काबीना में इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है और 10 नए वज़रा को शामिल किया जा रहा है? देखिए, वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। आपने वादा की वफाई की बात की है। ये सीधा सीधा सा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एंगल है इसका। देखिए, 40 वजारतों में पता ये लगा है, एक बरखुरदार ने कैबिनेट डिवीजन में फ़ोन जब हमने किया तो उसने बताया कि 18 वजारतें जो हैं वो वहाँ पे वफाकी वज़ीर मौजूद हैं, और कुछ जो हैं वो पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो रखे हुए हैं वज़ीर आज़म ने अपने पास। इसके साथ कुछ 4-5 ऐसे भी हजरात वज़रा हैं जिनके पास एक से ज़्यादा कलमदान हैं। अब ये कि इसमें ज़्यादातर जो नाम आ रहे हैं सामने, उस पर ये आ रहा है कि जी ज़्यादातर तो नून के होंगे। हो सकता है एक आध MQM का हो, कोई एक आध और इत्तेहादी पार्टी का। हो सकता है कि फैसल वाडा साहब को चूँकि मौसम का बड़ा अच्छा पता लगता है, और मौसमियात का जो आपकी है मिनिस्ट्री क्लाइमेट चेंज की, वो खाली है, तो कुछ पता नहीं है। लेकिन ये तो बात है वज़ीर आज़म की कि वो किसको चाहते हैं बनाना, किसको नहीं चाहते। उनका ये हक है, उनका ये प्रेरोगेटिव है, और एक लिहाज से अच्छा भी है कि जो वजारतें खाली हैं उसमें आप करें। तो जो हमने सुनने में आया है कि किन किन लोगों ने अपनी शेरवानियाँ वगैरह नई सिलवाने की बात की है, तो उसमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग नून के लोग हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि एक बड़ा पार्टनर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कोलिशन पार्टनर, उसकी बात क्यों नहीं हो रही? उनके हाथ से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा तज्जिया ये कहता है कि पीपल्स पार्टी वजारत उज़्मा की हो सकता है कि वो वाला वज़ीर जो है, जो कि वज़ीर आज़म होता है, उसके लिए वो अगर उनको ऑफ़र हो तो होगी, वरना वो नहीं चाहते कि उनका नाम इसमें आए। उन्होंने आईनी पोजीशन लेनी थी, वो उन्होंने ले ली। अब उनको कोई इतना ज़्यादा सरोकार नहीं है, और फिर वैसे भी हमने देखा कि पिछले कुछ हफ्तों से जो है वो रिफ्ट चल रही है PMLN में और आपकी पीपल्स पार्टी में। उनके कुछ मसले मसाइल हैं, कुछ कमेटियाँ बनी हुई हैं, वो आपस में कि जी मिल के बैठ के कुछ फ़ैसला करते हैं। तो ये तो हो गया आपके वफाकी वज़रा की कुछ सीटें खाली हैं। वो एक अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कुछ लोग कि शायद अब इस हुकूमत में ज़्यादा देर नहीं चलेगी, शायद कुछ चेंज आने वाला है, किसी किस्म का कोई पीपल्स पार्टी का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ इसलिए भी है कि वो जो बाकी हम यानी कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनको कि नवाजना ज़रूरी होता है, तो उनको भी कर दिया जाए, चलो भी आपको भी मिनिस्टर बना देते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये शुनीद है, बात हो रही है। देखिए, जो असली बात मैंने आपको करनी है ना इस ज़िमन में, वो ये है,
$7 बिलियन का आपने अभी एक पैकेज किया है IMF के साथ। उसमें से कुछ पैसे आ भी गए हैं, आते भी रहेंगे, और उसमें जो शराइत आपने मानी हैं, जो कि हमारे सामने आई और हमारे दोस्तों ने हमें बताया जो मीटिंग में बैठे हुए थे, उसमें एक ये था कि पावर सेक्टर को आपने ठीक करना है, टैक्स नेट को बढ़ाना है, ताजरों से टैक्स लेने हैं, सब्सिडी आपने ख़त्म करनी है, और इस टॉपिक के हवाले से हुकूमती अखराजात कम करने। अब इसमें से जो हुआ है, वो जो जितनी भी शराइत थी उसमें हमने आ जाके देखा बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ती हैं, बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर, अवाम का जो है वो। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर ये 12 के करीब जो है वो नए मिनिस्टर आते हैं तो सिर्फ यही नहीं है कि 2-2.5 लाख 3 लाख इनकी माहाना तनख्वाह होगी, इसमें इनके 4-5 जो यानी फैमिली मेंबर्स हैं वो फ्री में सफ़र कर सकते हैं ट्रेनों का, वो जो अच्छे वाला होता है ना कंपार्टमेंट। उसके बाद गाड़ियां आएंगी, वो इनके तसर्रुफ में दी जाएंगी, गाड़ियों का पेट्रोल फ्री होगा। फिर उसके बाद जो घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं मिनिस्टरों के, उनमें इनको जगह दी जाएगी, फिर नौकर हजरात ये वो वगैरह, काफ़ी सारा खर्चा जो है वो बढ़ जाएगा। तो अब उसमें जो हमने कल बात कर रहे थे कि अगर मदारस बिल है और उसमें ये है कि जी फैटफ का मसला है और GSP प्लस में ये हो जाएगा और यूरोपियन यूनियन फलाना करेगा, तो ये जो खर्चा बढ़ेगा हुकूमत का, क्या इससे IMF को कोई एतराज़ तो नहीं होगा? ये है मेरा पहला बुनियादी सवाल। दूसरा सवाल ये है कि आपने करना क्या है इन मिनिस्टरों को जो है वो लगा के खाली जगह पुर करके? क्या सिर्फ नवाजना मकसद है, या ये है कि जी कोई उस मिनिस्ट्री की जो है वो कारकर्दगी बेहतर हो जाएगी? क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है, जब से ये हुकूमत आई है PMLN की, इसमें कोalition पार्टनर्स जो हैं वो साथ हैं उनके, तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि मिनिस्टर अगर आएंगे तो वो कुछ कर सकेंगे। क्योंकि जिस तरह सेक्रेटरियों का होता है ना मामला, किसी भी DMG के PS के ऑफिसर को जो है वो आप किसी भी मिनिस्ट्री में लगा दें, वो 2 दिन के अंदर अंदर ऐसा फर्स्ट क्लास सेक्रेटरी बनता है। इसी तरह से मिनिस्टरों का भी है, किसी को मिनिस्टर ऑफ रेलवे बना दे और आप देखेंगे वो ज़रूरी नहीं है कि उसको रेलवे का पता हो कि दुनिया में रेलवे का सिस्टम कैसे चल रहा है, पाकिस्तान में कितने वो जो है वो यानी इंजन जो हैं वो यानी कितने हैं, कितने चाहिए, उसको फौरी तौर पे पता हो। लेकिन मिनिस्ट्री चलाना एक अलग से हिसाब किताब है, वो चला लेगा। क्या इससे खर्चा बढ़ने के साथ साथ जब आप नए वज़रा बनाएंगे तो क्या मिनिस्ट्रियों की कारकर्दगी पे फ़र्क पड़ेगा कि नहीं? ये मेरा दूसरा और इस वक्त का आखिरी सवाल है। अब ये होता है कि नहीं, ये देखने की बात है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। राव साहब, ये फरमाइएगा, आपको लगता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा नए वज़रा को, काबीना मेंबर्स को नया शामिल करके? दूसरा, हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की पिछले हफ्ते में परवेज़ खटक साहब से मुलाकात हुई थी, तो फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि शायद परवेज़ खटक साहब की मुलाकात वज़ीर आज़म से भी हो और शायद उनको भी काबीना में शामिल करने के हवाले से कहा जा रहा है। तो आपको लगता है कि नून लीग के अलावा इत्तेहादियों से भी लोग होंगे, पीपल्स पार्टी को छोड़ के, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये मौक़िफ़ अपना रही है कि हम नई काबीना में शामिल होंगे? देखिए, वो पीपल्स पार्टी का दुरुस्त है अपनी जगह पे मौक़िफ़, क्योंकि उन्होंने पहले दिन से फैसला किया हमने हुकूमत का हिस्सा नहीं होना। मुस्लिम लीग नून की, वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी तो उसका ही हिस्सा बनेंगे। जैसे नजम साकिब साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म का ओहदा हो तो फिर तो बात हो सकती है। तो मेरा ख्याल है कि वो नहीं बनेंगे, और अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है कि वो, या तो कोई ऐसी कारकर्दगी, ऐसे मामलात होते कि वो कहते कि जी हमें भी अब शामिल हो जाना चाहिए ताकि हम भी क्रेडिट ले सकें कि जी बड़ी ज़बरदस्त गवर्नमेंट चलाई है और बड़ा ज़बरदस्त गवर्नेंस की है और माली मामला ठीक कर लिए हैं, सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं। जो देखिए, कैबिनेट जो मेरा तजर्बा है 37-38 साल का, ये जब बजट वगैरह पास होना होता है ना, उससे पहले इस किस्म के शोशे छोड़े जाते हैं नॉर्मली, कि कैबिनेट में तोसी हो रही है ताकि बजट की पैसेज में आसानी रहे। जो लोग उम्मीदवार हैं वजारत के या नहीं भी हैं तो वो सारे उम्मीद से हो जाएं कि जी हमें बजट के बाद हमें भी वज़ीर बना दिया जाएगा। तो इस किस्म की, या कोई और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो, नो कॉन्फिडेंस मोशन या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, उस टाइप पे ये इस किस्म की चीज़ें नॉर्मली होती हैं। लेकिन इस वक्त हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें नहीं हैं। तो क्या वजह है, क्या ज़रूरत पड़ गई है कोई वजारतों की, या कोई खाली वजारतों पे कुछ करना है, क्या करना है?
बुनियादी बात तो यह है कि 2010 में जब 18वीं तरमीम हुई उसके बाद तो वजारतें कम होनी थी, हमने वजीर बढ़ाने शुरू कर दिए हैं बजाय वजारतें कम करने के। 3-4 वजारतों के अलावा तो होनी नहीं चाहिए मरकज़ में इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद, जिसमें दाखिला है, खारजा है, दिफा है। आप चले दाखिला कर लें, दाखिला की भी तुक नहीं बनती क्योंकि उसके नीचे जो फोर्सेस हैं वो सूबों से भी ऑपरेट हो सकती है। रेंजर्स की फोर्सेस, एफसी की फोर्सेस हैं, वो सूबों के हवाले की जा सकती हैं उनके दाखिला मामलात के लिए। इमिग्रेशन की चले आप मरकज़ में रख लें उसके उस हद तक। अब वजह क्या है ये शोशा छोड़ने की या ये बात करने की? अभी भी 34 वजारतें और 37 डिवीजन हैं, तो आप देख लें तकरीबन 61 ये बन जाते हैं, 71, ठीक है। तो 71 आपको वजीर मुमलिकत या मुशीर या वो चाहिए, ठीक। और डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो चुकी है सूबों को, तो आपको किस लिए चाहिए ये? और ख़ासतौर पे इस वक्त ये क्यों बात की गई उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। उसकी खालिस्तन सियासी वजह है, और वो वजह ये नहीं है कि हुकूमत को कोई ख़तरा है, इत्तेहादी भाग रहे हैं, उनको वजारतें देनी है, या कोई लोग तनकीद कर रहे हैं जो हुकूमत का हिस्सा है बज़ाहिर, तो उनकी वजह से देनी है। वजह 26 नवंबर है, क्योंकि उसके बाद हुकूमत ने जिस तरह से उसको उन सारी चीज़ों को टैकल करना चाहिए था, जिस तरह उस सारे मामलात को ओन करना चाहिए था, वो नहीं किया। आए बाएं शाएं मोहसिन नकवी साहब बयान दे रहे हैं या वो तारड़ साहब बयान दे रहे हैं, बाकी सारे घुंगिया डाल के बैठे हैं, मुंह में कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। इवन वजीर आज़म ने भी कोई छोटी मोटी बात की है, वो भी बहुत खुल के कंडेमनेशन वाली बात उन्होंने की है। तो वो जो एक इशू है ना, वो बहुत सीरियस है मेरे हिसाब से, मेरी इंफॉर्मेशन भी है, दैट इज़ वेरी सीरियस इशू। अब आपको ऐसे लोग चाहिए जो एक बयानिया बना ना भी सके, लेकिन कम अज़ कम बयानिए को काउंटर करने की अहलियत हो, बात कर सके बैठ के, हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू धड़ल्ले से तगड़े तरीके से फैसल वाडा साहब जैसे पेश करते हैं, ठीक है। वो क्वालिफाई करते हैं हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन, इसलिए कि वो बड़े भरपूर तरीके से और बड़े ठीक तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं। आप उनसे इत्तफाक कर सकते हैं, आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीकाकार और उनकी बात जो है वो सुनी भी जाती है, समझी भी जाती है, और मैसेजिंग भी बहुत होती है उसमें। तो इस किस्म के लोग चाहिए जो चाहिए। 26 नवंबर बुनियादी वजह बना है इसकी। अब उसमें लोगों की सिलेक्शन अब उसकी बुनियाद पे होगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो चाहे टीवी प्रोग्राम में होते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, चाहे वैसे बयान देते हैं, जो उस बयानिए को जो पीटीआई की तरफ से ख़ास तौर पे दिया जा रहा है, या मौलाना फजल रहमान फॉर दैट मैटर जो बात कर रहे हैं, उसको टैकल करने की सलाहियत रखते हो, उस मेयार की गुफ्तगू कर सके, प्रॉपर सही तरीके से लॉजिकल तरीके से जवाब दे सके, कन्फ्रंट कर सके, और हौसला भी हो, हिम्मत भी हो, आए बाएं शाएं ना करें वो। तो ये बुनियादी वजह है उसकी, जिस वजह से ये कैबिनेट में तोसी की बात हो रही है। अब इसी बुनियाद पे वो सिलेक्शन होगी, जो भी वजीर होंगे उसमें एमक्यूएम के लोग भी हो सकते हैं, फैसल वाडा साहब भी हो सकते हैं, मेरा तो ख्याल है सबसे ज़्यादा क्वालिफाई वो करते हैं इस मेयार के ऊपर, और कुछ और लोग भी हो सकते हैं। खट्टक साहब की आपने बात की, शायद पार्लियामेंट के बाहर से भी कुछ लोग एक दो ऐसे हों जो बात अच्छे तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे तरीके से। खुर्रम दस्तगीर साहब बड़ा क्वालिफाई करते हैं, बड़े लॉजिकल बात करते हैं और बड़ी नपी तुली बात करते हैं, लॉजिकल, और बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, तो वो भी हो सकते हैं। तो इस मेयार पे होगा। लेकिन एक जो अगर हम वैसे बात करें हुकूमती कारकर्दगी के, उसे वुज़रा की कारकर्दगी किसी हुकूमत ने हमारे यहाँ आज तक जांचने की कोशिश नहीं की, ना उनको रखने की, ना उनको निकालने की, ना कैबिनेट एक्सपेंड करने की। उस कारकर्दगी की बात ही कोई नहीं करता। आज तक कभी सुना है कि वज़ीर आज़म ने वुज़रा की कारकर्दगी का जायज़ा लिया हो और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐलान किए हों, या किसी को सराहा हो, या किसी को स्नब किया हो, या किसी को तब्दील किया हो? कुछ भी नहीं होता। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कोशिश की थी 1994 में, एक दो ब्रीफिंग्स उन्होंने ली, बड़ी तैयारी शैरी करके जाती थी, उसके बाद उनको डरा डरू कर चुप करा दिया कि छोड़े जी, क्या करना है ये कुछ वजारतें ऐसी है जिसकी आप ब्रीफिंग भी नहीं ले सकते, ना आपको ब्रीफिंग देगा, तो आप छोड़े, क्यों एम्बेरस होते हैं, छोड़ दे इसको। इमरान खान ने भी यही कोशिश की थी एक दफ़ा, वो भी कामयाब नहीं हुई। तो कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर आप उसकी वजारतों के हवाले से, सियासी कारकर्दगी नहीं, वजारतों के हवाले से कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल नहीं जांचा जाता। पॉलिटिकल कह लें कि एक सियासी वजह ही होती है जिस वजह पे वजीर रखे जाते हैं, वजीरों को कैबिनेट में एक्सपेंशन की जाती है, और कोई वजह नहीं है उसकी। नजमुल साकिब बशीर साहब, ये फरमाइएगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा हुकूमती अखराजात को कंट्रोल करने के हवाले से हमेशा बात की जाती है, और फिर इस तरह की जब बात सामने आती है तो फिर ये तासुर आता है कि ये हुकूमती अखराजात में इजाफा होगा।
तो अब ये फरमाइएगा कि वाकई क्या तौसी हो रही है? और फिर एक बयान वज़ारत कानून की जानिब से आया, उन्होंने कहा 95% तो वफाकी वज़ीर तनख्वाह ही नहीं लेते, तो ये हुकूमती अखराजात पर फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, तनख्वाह जो है वो नहीं लेते, इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि इतने वो और बहुत सारे मामलात होते हैं कि कोई भी अगर आप किसी को वज़ीर बनाएंगे, वज़ीर मुमलिकत बनाएंगे, मशीर बनाएंगे, तो उसके दफ्तर से लेकर सारे मामलात एक अलग थलग पूरा एक चैप्टर जो है वो खुल जाता है। उसके अच्छे भले वो जो प्रोटोकॉल है उसके अखराजात और सारे शुरू हो जाते हैं। सिर्फ तनख्वाह ना लेना जो है वो काफ़ी नहीं होता। जो दूसरी बात है कि जो कफ़ायत शायरी के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो बात करती है, फिर IMF के साथ जो पाकिस्तान का जो मुआहदा है, जो शराइत तय हुई हैं, उसके तहत जितने भी मामलात हैं उसका ज़्यादा वज़न आ रहा है आम आवाम पर। तो वो टैक्सेस की सूरत में हो, वो किसी भी सूरत में हो, पेट्रोल महंगा हुआ है या बाकी महंगाई हुई है पाकिस्तान में, कि पाकिस्तान IMF के साथ जो शराइत हैं उसको पूरा कर रहा है। तो जब गवर्नमेंट ये बात करती है और सारा बर्डन जो है वो आम एक आदमी पर आ रहा है, जो सैलरीड क्लास है, अभी रिसेंटली बजट में हमने देखा कि उन पर जो है वो टैक्स उनसे जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है, ताजर जो है उनसे कलेक्ट उस तरह नहीं हो रहा, उनसे कलेक्ट किया जा रहा है, तो सारा बर्डन आम आदमी पर है। तो उस हालत में गवर्नमेंट को कम से कम अपने ताईं ये शो करना चाहिए कि हम भी इसी पर अमल पैरा हैं, हम अपने अखराजात को बढ़ा नहीं रहे, हम कफ़ायत शारी पर जो है वो कारबंद हैं। और जो दूसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आप क्यों वजारतें जो है वो बांट रहे हैं, वज़रा वज़ीर मुमलिकत या वज़रा जो है वो, अब अगर किसी की कारकर्दगी अगर आपने देखनी है तो कारकर्दगी सिर्फ यही है कि जो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पॉलिटिकल नैरेटिव में अपनी इनपुट देता है और पॉलिटिकल नैरेटिव को आगे लेकर चढ़ता है गवर्नमेंट साइड से, सिर्फ वो उसकी कारकर्दगी इस पैमाने पर जानी जाती है। इसके अलावा बाकी हमने कभी नहीं देखा कि वो आके बाकायदा तौर पर जो वजारतें हैं वो बताएं कि हमने 1 मंथ या 6 माह में या 90 रोज़ में हमने क्या कारकर्दगी जो है वो शो की है। रही बात के जो हुजम है जो काबीना का, इसको बढ़ाया जा सकता है। वैसे आईनी तौर पर तो वो हुजम बढ़ा सकते हैं, 49 तादाद बनती है वफाकी वज़रा या वज़ीर मुमलिकत मिला के। आप जो है वो जो कौमी असम्बली और सेनेट के अगर सारे मेंबरान को इकट्ठा करें तो उसका तकरीबन 11% ये बनता है, तो 49 आप रख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में वही बात जो मैंने की कि आप हुजम क्यों बढ़ा रहे हैं। 2008 से 2012-13 तक जो है वो जो तकरीबन 66 की काबीना थी यूसुफ रजा गिलानी साहब की, उसके बाद राजा परवेज अशरफ आए, उसके बाद 2013 से 18 तक भी अच्छा हुजम था, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से कम था। जो PTI की दौर, PTI में जो काबीना थी उसका शुरू में हुजम कम था, बाद में जो वो बढ़ गया। अभी रिसेंटली जो शहबाज शरीफ साहब अपना कैबिनेट का हुजम है ये पिछली PDM की गवर्नमेंट से कम है। अब जो है वो उन्होंने अपने जो इत्तेहादी हैं उनको नवाजने के लिए या कुछ पार्लियामेंटेरियंस को एडजस्ट करने के लिए कि उनको जो है वो वजारतें या उनको मशीर बनाना है, किसी को वजीर मुमलिकत बनाना है, ये एडजस्ट करने के लिए हमेशा से या तो वजारतें दी जाती हैं या जो डेवलपमेंट के जो बजट्स हैं वो MNAs को या अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको जो है वो दिए जाते हैं। ये दोनों फैक्टर मेरे ख्याल में अवाम की नज़र में फिर ये होता है कि आप खुद उस पर अमल नहीं कर रहे और अवाम पर जो है वो बर्डन आप बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हुकूमत को कम से कम मेरा ख्याल है अपनी कारकर्दगी पर फोकस करना चाहिए और जो वज़रा मौजूद हैं उन्हीं को लेकर आगे चलना चाहिए। फिर एक और जो एलिमेंट आता है कि आपने जो जदीद टेक्नोलॉजी या जदीद जिद्दत जो है वो अपनी जो वजारतें हैं वहां ला सकते हैं, पेपरलेस उसको बना सकते हैं, वजारतों को मर्ज भी किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी वजारतें हैं उनकी कारकर्दगी माजी हम पिछले 10, 12, 15 साल से भी खंगालें तो उनकी कारकर्दगी नहीं होती। बस एक वजीर आता है, प्रोटोकॉल एंजॉय करता है और अगले 2-3 साल गुजार के आगे जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए बड़ी वजारतें तो मैटर करती हैं। बाकी 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास मामला जो है वो ज्यादातर चले गए हैं, आपके पास बहुत कम एरिया जो है वो रह जाता है। तो इसलिए हुकूमत को कम हुजम के साथ काबीना को चलाना चाहिए और उसी की कारकर्दगी जो शो करनी चाहिए।
ये बात हमेशा ये भी की जाती है कि ये हुकूमत को एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए अपने अखराजात को कम करके, ताकि हम उस एग्जाम्पल को देखते हुए ऐसे ही इकदाम को अपनाएं। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो एक और अहम मामले के हवाले से बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। एक और अहम मामला ये है कि यूनान में गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती उलट गई है और अब तक की जो इतलात सामने आई हैं वो 5 पाकिस्तानी उसमें जाँ बहक हो गए हैं, 40 अफराद लापता हैं, 39 को रेस्क्यू कर लिया गया है और लापता अफराद में बताया जा रहा है ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानियों की है। हम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जाते, सिर्फ 2023 में वापस जाते हैं और 2023 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके हवाले से हमने देखा कि उसके बाद इक़दामात की एक लंबी फहरिस्त सामने लाई गई कि हम हैंडलर्स को पकड़ेंगे, हम एजेंट्स को पकड़ रहे हैं, ये मामलात इस तरह आगे नहीं चल सकते कि जो डंकी लगाकर लोग जो है वो यूरोप जाना चाहते हैं। एक कि उनको अखराजात में कम पड़ता है इसलिए लोग डंकी की तरफ जाते हैं और ज़्यादातर हमने देखा कि लोग जो लीगल तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाते वो इलीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं। और उस वाक़े के अंदर भी या उस वाक़े से पहले भी जो दास्तानें हम सुनते हैं उसे रूह काम जाती है कि किस तरीके से वो लोग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी का सौदा करके जाते हैं, किस मजबूरी में वो जाते हैं और हुकूमत उसको कंट्रोल करने में कितनी कामयाब हुई है, इस पर बात कर लेते हैं। राव साहब, ये फरमाइएगा 2023 के बाद ख़ास तौर पर, माजी में भी बहुत दफ़ा जिक्र हुआ लेकिन 2023 के बाद ख़ास तौर पर हमने देखा कि कहा गया कि इक़दामात को बहुत सख्त किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का वाक़यात भी होते रहते हैं और फिर आए दिनों इस तरह के बड़े वाक़यात भी सामने आते रहते हैं। तो कहाँ पर कोताही हो रही है जिससे ये नहीं रुक पा रहे? सबसे इंटरेस्टिंग 2023 का फिगर ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट है 40% लोग जो पाकिस्तान में हैं, जो पहले कुछ शायद 18 या 12% थे जो बाहर जाना चाहते हैं और तकरीबन 280% इजाफा हुआ है। बाकी मुल्कों का भी हुआ है, पाकिस्तान के 280% इजाफा हुआ है इलीगल इमिग्रेंट्स जो गए हैं या जाने की कोशिश कर रहे हैं या पकड़े गए हैं। कोई 25,000 के करीब वापस आए हैं बाहर से जो ऑफलोड करके वहाँ से भेजे गए, कोई 10,000 यहाँ पे ऑफलोड किए हमने जहाज़ों से, कोई 3,000 ग्राउंड पे पकड़े हैं बाहर जाने वाले लोग। तो ये एक मैसिव तादाद है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान, आपको पता 2023 से पहले पाकिस्तान कोई 11वें 12वें 15वें नंबर पे होता था, 2023 में 5वें नंबर पे आ गया है इलीगल इमिग्रेंट के हवाले से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें क्या। और उसमें वो उनकी रिपोर्ट्स ज़ाहिर फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मबनी होती है, उन्होंने सर्वे वगैरह भी किया नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने। लेकिन एक चीज़ जो है उसमें वो कहते हैं माली और सियासी वजूहात की बुनियाद पे जाते हैं। सियासी वजूहात पे किसी हद तक आप शायद मुत्तफिक हों, मैं तो उतना नहीं हूँ, लेकिन माली वजूहात पे मैं बिल्कुल नहीं हूँ। क्योंकि जो बंदा 15-18 लाख 20 लाख दे के जो डिंकी लगाता है या इलीगल इमिग्रेशन लेता है और इतना बड़ा रिस्क लेता है, जिसके पास 15-18 लाख रुपया है, वो यहाँ कारोबार क्यों नहीं कर सकता? वो कोई भूखा नंगा तो है नहीं। या तो ये ना कि मुफ्त में लेके जा रहे हो कि चलो जी बैठ के चले जाओ, जाके वहाँ पे आपको भिखारी बना के बिठा देंगे कहीं पे, तो आपसे कमाएंगे और हम भी ले लेंगे, आप भी कमा लेना। तो ये तो इतने सारे पैसे खर्च करके जो लोग जा रहे होते हैं, तो आपका ख्याल है कि वो बहुत ही भूखे नंगे लोग हैं जिनके पास। लेकिन राव साहब, वो 15-18 लाख जो लगाते हैं उनको ये भी बताया जाता है कि आप 2 से 3 महीनों में 15-18 लाख रिकवर कर लेंगे। यहाँ पर उस तरह के मवाकों का भी तो इशू या वो गिला करते हैं जो लोग जाते हैं। देखिए, आप लाहौर में आप रहते हैं, मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ। आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है बहुत सारी, वहाँ पे कोई 1000-1200 डेली तकरीबन मजदूर काम कर रहा होता है। कोई गाड़ियाँ धोने वाले हैं, किसी ने रेडी लगाई हुई है, कोई ये फूड पांडा कर रहा है, कोई और इस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। तो वो लोग भी तो है ना, क्या ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के पास नहीं है? और इसमें जो मज़े की बात यह है कि कुछ देहातों के लोग नहीं है ज़्यादा इसमें, देहातियों की तादाद बहुत कम है। शहरों की, बड़े शहरों के जो अर्बन एरियाज़ के लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है और जाना चाह रहे हैं। मैं उसकी मुआशरती वजूहत आपको बताता हूँ।
आप जब हम होता ही है कि किसी दूसरे का मुंह लाल देख के ना तो अपना हम चपेड़ों से लाल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई चला गया है बाहर से पैसे कमा के भेज रहा है, उसको गाड़ी ले ली है, उनके पड़ोस ने किसी ने अच्छी ले ली है, तो वो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम भी इसी तरह का घर बनाएं, इसी तरह की गाड़ी लें, इस तरह। तो वो इस चक्कर में एक दूसरे की वो शरीक का कबीला जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फैक्टर इन करता है इसमें। बाकी लालच अपनी जगह पे, ये चीज़ें क्या ये लोग देखते नहीं कि वहाँ पे लोग गए, जो पिछला हादसा आपने बताया कितनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई थी उसमें, तो उनको पता नहीं चलता कि ये सारे मामला जो हो रहे हैं ये इस तरह से जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं इनको नहीं रोका जा सकता, इनको यानी ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। और कंटेनर्स में लोग मर जाते हैं इसी तरह से जाते जाते, ये कश्तियाँ उलटने का वाक़या आता है, फिर आप डिपोर्ट होते हैं। मैंने भी आपको बताया कि 30-32 हज़ार लोग तो डिपोर्ट हुए हैं 8 महीनों में। तो ये सारा, अब अगर रिस्क आपने लेना है तो यहीं पे खर्च करके रिस्क क्यों नहीं लेते आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर लेना। अगर रिस्क लेना है तो यहीं पे इन्वेस्ट करके रिस्क ले ले, जान दे के रिस्क लेना ज़रूरी है क्या? तो ये माली तौर पे मुनफिद एक बहुत रिमोट चांस है। पाकिस्तान में आप करेंगे उसके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप जल्दी उसको बेहतर कर लेंगे या नया तजर्बा को कर लेंगे, बेहतर तरीके से उसको चला सकेंगे। एक बात यह, दूसरी बात यह है कि जो हमारा बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन जिन्होंने इनको रोकना है वो FIA है। FIA के अभी तक जो 1 साल के 189 उनके मुकदमात और 854 गिरफ्तारियों की ये है इतला, लेकिन वो बेखुनी नहीं कर पा रहे। ठीक है, उसमें बहुत सीरियस क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ऑन अ लाइटर साइड उनको बेचारों को पीका के कानून के मुकदमात से फुर्सत मिले तो वो और काम करें। रोज़ 100-150 बंदा नया आ जाता है उनकी लिस्ट पे और वो उस काम पे लग जाते हैं नोटिस भेजने और उनको तलब करने। अब तो हमारी बारी भी आ गई है, हमारे बहुत से दोस्तों को भी नोटिस आ चुके हैं। तो ये वो जिन चीज़ों में उनको इन्वॉल्व कर दिया गया जो उनका असल काम है, उसकी या तो इसके लिए एक अलहदा वजारत बना दें जो इलीगल इमिग्रेंट्स को डील करे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे IOM है तो उस तरह से इंटरनल वो करती है इन चीज़ों को डील, उसकी गाइडलाइंस के मुताबिक अपने एक अलग डिपार्टमेंट बना दे जो इन चीज़ों को डील करे। फिर पता है FIA को पता है कहाँ से क्या क्या कुछ होता है और किस तरह से होता है, तो वो जहाँ उन्होंने पकड़ना होता है पकड़ लेते हैं। जहाँ वो कई ऐसी जगह भी होती है जहाँ उनके पर जलते हैं वो फिर हाथ नहीं डाल सकते। तो FIA को भी ज़्यादा एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। नजम साकिब साहब, एक हादसे से हम क्या सीखते हैं कि अगला हादसा ना हो? एक तो ये राव साहब ने जो बात की, इसमें कुछ इखलाकी जिम्मेदारियां हैं उन लोगों पर, हुकूमती जिम्मेदारियां अपनी जगह है। क्या आपको लगता है कि 2023 से अगर सिर्फ हम बात करते हैं अब तक कुछ मौसर इकदाम किए गए? देखिए 2023 में जून में जो वाक़या पेश आया यूनान के उस इलाके में, उसमें 209 पाकिस्तानी जान से गए थे, अगर मैं इफ़ आई करेक्टली रिमेंबर। बिल्कुल ऐसी, और 400 इसमें भी पता लग रहा है कि कम से कम 1-2 तो जो हैं वो फौत हो गए हैं, कुछ का पता नहीं है। कुछ इसमें चूँकि फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी मालूम कर रहे हैं। हमारी एथेंस में जो एम्बेसी है वो मुतल्लिका हुकाम से जो है वो, और अल्लाह भला करे उन लोगों का जिन्होंने के वहाँ यानी पानी में चलते चलते कोई टैंकर आया, उसने कुछ लोगों को पकड़ लिया, कोई इधर से आ रहा था उसने उनको बचा लिया। अल्लाह ताला भला करे। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये जो भी फौत हो गए हैं अल्लाह ताला इनकी मग़फ़रत फरमाए, आमीन। और वो एजेंट हजरात या वो लोग जिनसे इन्होंने उधार लिया है, जो कर्जा लेके गए हैं, मेरी दरख्वास्त होगी कि उनके कर्ज़े माफ़ किए जाएं, क्योंकि उसमें जो माँ बाप बेचारे इधर हैं, जो बहन भाई इधर हैं, वो तो वैसे ही यानी शौक में हैं, उनको एक सदमा पहुंचा है, तो इस कर्ज़े को तो माफ़ करवाएं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये होता ये कि जब हादसा होता है तो हमें ख्याल आता है, हादसे से पहले हमें पता होता है कि ये हादसा हो सकता है, लेकिन हादसा होता है तो हमें ख्याल आता है कि जी एजेंटों को पकड़ना चाहिए, ये इलीगल इमिग्रेशन है, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। और अचानक जो है वो एक हफ्ता जो है वो ऐसी थरथली पड़ती है, ऐसी भाजी दौड़ होती है कि उसमें पता लगता है कि पता नहीं हमेशा के लिए इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बेखनी कर दी जाएगी, लेकिन हफ्ते 10 दिन बाद फिर खामोशी हो जाती है। अब उन एजेंटों का जो ये सारा हिसाब किताब करते हैं, ये वहीं पर ही बात खत्म हो सकती है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आप कर सकते हैं कि उन लोगों के माँ बाप को समझाएं,
वो जो गुर्बत से तंग हैं, वो जो शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, वो जिनको ये है कि पैसा कमाना है, बहन की शादी करानी है, माँ बाप को हज कराना है, अपने भाइयों को जो है वो हमने पढ़ाना है और अपनी जिंदगी गुजारनी है और अपनी जिंदगी को बेहतर करना है, उनको तो आप कुछ नहीं कर सकते। किसको कर सकते हैं? उन एजेंटों को पकड़ें। और एक बात आपको बता दूं, मेरा इसमें जाती तौर पे मेरा यानी मुशाहिदा भी है और मुझे इंफॉर्मेशन भी है कि मुतल्लका रेल जो आपका पुलिस स्टेशन है ना, उनको पता है, मोहल्ले में सबको पता है कि कौन कौन एजेंट है, कौन कौन कितने पैसे लेके सिर्फ फोन पे या मुलाकात करने कौन आता है, इसके पीछे जो 3-4 लोग हैं वो कहां पे हैं। सिर्फ बातें करने से बात नहीं होगी। और फिर आप कहते हैं जी देखें वो क्यों गए जी, इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया जी उन्होंने। देखिए, अगर आपको वो मरी वाला वाकया याद हो ना कि जो मरी में गए थे और उसके बाद वो फंस गए बर्फ में, उसमें ये था जी मरी गए क्यों हैं। ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। अब बात करते हैं आईसीसी टूर्नामेंट के हवाले से। आईसीसी का ये टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान में होने जा रही है, लेकिन हम ज़राए से बहुत सी खबरें सुन रहे हैं। ज़राए से हमें यह भी मालूम हो रहा है कि हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक हो गया है। पाकिस्तान ने जो शराइत रखी थी और जो स्टैंड लिया था उस पर हमें कामयाबी हासिल हो रही है, लेकिन आईसीसी बाज़ाब्ता तौर पर अब तक कुछ सामने नहीं लेकर आया। लेकिन हम पर उम्मीद हैं कि ये जितनी ज़राए से खबरें सामने आ रही हैं यही ऐसा ही होगा और पाकिस्तान की एटलीस्ट इस मामले में इतनी जीत जरूर होगी कि अगर वो नहीं आ रहे, भारत यहाँ पे नहीं खेलने आ रहा, तो हम भी वहाँ पर नहीं जा रहे। नजम साकिब साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी वाली बिल्ली थैले से क्यों नहीं बाहर निकल रही? बिल्ली थैले से निकल आई है, अब उसने सिर्फ आके आंखें दिखानी है। जिस तरह आपने कहा ना कि ज़राए से मालूम हुआ है, ये ज़राए हैं हिंदुस्तान के, जिसके तहत ये पता लग रहा है जी कि यानी ये जो आईसीसी है वो मान गया है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ठीक है और हिंदुस्तान और पाकिस्तान कुछ इस तरह करेंगे कि अगले 3 साल तक अगर कोई हिंदुस्तान में होता है टूर्नामेंट तो पाकिस्तान न कहेगा कि हमने वहाँ नहीं जाना और किसी दुबई, शारजा वगैरह में वो मैच हो जाएगा। और इस तरह से ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है तो वो कहते हैं जी हमने पाकिस्तान नहीं आके खेलना, तो कोई दुबई, शारजा वगैरह का हो जाएगा। एक और मसला इसमें से निकल आया है। अच्छा, ये याद रहे कि ये सिर्फ ज़राए हैं, अभी तक हमें सरकारी तौर पे ऑफिशियली कुछ लिखा हुआ जो आपकी इंटरनेशनल यानी क्रिकेट काउंसिल है उस तरफ से अभी तक नहीं आया। तो ये भी हो सकता है कि ये फीलर दिया हो, ये बताया हो कि ये ऐसा हो रहा है। सबसे पहले तो हम जो अपना क्रिकेट बोर्ड है, मोहसिन नकवी साहब हैं, इनको हम मुबारकबाद दे रहे हैं कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान को हमने रेसिप्रिकल बेसिस पे हमने उनको वो जवाब दिया जो कि देना चाहिए था और उस पर हम टिके रहे। बार बार हमें कहा गया लेकिन हम टिके रहे, तो पहले तो मुबारकबाद। दूसरा ये है कि इसमें से एक नई खखेड़ शुरू होने वाली है जो आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि इस चैंपियन ट्रॉफी को हिंदुस्तान की ख्वाहिश और कोशिश इस वक्त ये है कि इसको वनडे की बजाय T20 फॉर्मेट में कर दिया जाए। ये ज्यादती होगी और इसमें वो चूंकि आपकी इंटरनेशनल वो जो क्रिकेट काउंसिल है उसमें वो 3 जो बड़े हैं उसमें सबसे ऊपर हिंदुस्तान का खुद आता है, तो ये भी एक खखेड़ शुरू हो रही है जो आइंदा दिनों में जारी रहेगी। अपनी बात ख़त्म करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब के लिए, आपका जो BCCI है उसके लिए और बीजेपी के लिए जो इस वक्त दिल्ली में हुकूमत है उसके लिए एक शेर मौजू हुआ है, ज़रा वो सुन लीजिएगा जी। इस तरह अपने मौक़िफ़ की हिफाजत ना करें, इस तरह अपने मौक़िफ़ की हिफाजत ना करें, खेल को खेल ही रहने दें, सियासत ना करें। राव खालिद साहब, ये फरमाइएगा, एक अब ज़राए से ये सामने आया कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल भारत चाहता है कि हर सूरत भारत में हो, बस यहाँ पर एक डेडलॉक है, बाकी मामला तय पा गए हाइब्रिड मॉडल के हवाले से। देखिए, मेरा ख्याल है कि मामलात तकरीबन 99% तय पा चुके हैं, क्योंकि इंडियन मीडिया तो बड़े अरसे से कभी कोई ख़बर उड़ाता था, कभी कोई ख़बर उड़ाता था। लेटली भी उन्होंने शायद कहा कि ये कुछ चीज़ें इसी के हाइब्रिड मॉडल पे जा रही हैं, लेकिन रात जो खबर आई है वो पाकिस्तान के ज़राए से आई है, PCP के ज़राए से आई है कि बुनियादी जो है इत्तफाक़ राय पाकिस्तान की जो प्रपोज़ल है उस पर हो गया है
और उसकी बाकायदा अनाउंसमेंट, क्योंकि वो इन राइटिंग पाकिस्तान चाह रहा था कि इन राइटिंग जो BCCI कहे और ICC भी उसको इन राइटिंग फिर वो सारी चीज़ें हों। ज़ुबानी कलामी अगर होगा तो कल को फिर जैसे आप कह रहे हैं 2026 वाला जो है तो वो तो उसी तरह रह जाएगा मामला। फिर वो कहेंगे जी अब हम इधर फाइनल इधर खेलेंगे। तो वो पाकिस्तान के साथ उनका जो 2027 तक है जो पाकिस्तान की प्रपोजल है उसमें तो यही है कि अगर भारत पाकिस्तान आके नहीं खेलेगा, पाकिस्तान भी कोई टूर्नामेंट भारत जाके नहीं खेलेगा, वो न्यूट्रल वेन्यू पे आप खेलेंगे। तो उम्मीद है कि ये 100% जो पाकिस्तान की प्रपोजल है वही उसी पे ही एग्री कर लिया जाएगा। अगर 2026 वाली बात आती भी है तो उसमें कोई ना कोई एक आध वेवर फिर भारत को भी देना पड़ेगा एक आध मैच के लिए जो पाकिस्तान में कोई फाइनल अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में होता है और भारत उसमें होता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर वो पाकिस्तान आके खेल ले तो हम भी 2026 वाला जाके खेल लेंगे। तो ये बहरहाल रेसिप्रोकल बेसिस पे ही होगा मेरा ख्याल है। जहाँ तक पाकिस्तान ने पहली दफ़ा स्टैंड जो लिया है और उस पर डट भी गया है तो मेरा ख्याल है आगे भी पाकिस्तान जल्दी यानी इस पे पीछे नहीं हटेगा अपने मौक़िफ़ से। ठीक है, अब ये असल में अब काम शुरू होना है। जब शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, बातें तो हो रही थी, हमें पता है फरवरी में होनी है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन अब असल काम शुरू होगा इंतजामात के हवाले से। जो जोश जज्बा, लोगों की तवज्जो, इंटरनेशनल मीडिया की तवज्जो, वो सारा बड़ा फोकस अब पाकिस्तान पे आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होते हैं किसी भी मुल्क के लिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ख़ास तौर पे, जिसके बारे में भारत अपनी बीजेपी ख़ास तौर पे जिस तरह की पॉलिसी रखी है हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के हवाले से। तो हमें अब अपने मुल्क, हुकूमत को और अवाम को, दुनिया को ये बताना है इस इवेंट के ज़रिए कि पाकिस्तान किस किस्म का मुल्क है, पाकिस्तान के लोग किस किस्म के हैं, और यहाँ जब कोई इवेंट होता है तो वो किस तरह से होता है और पाकिस्तान का माहौल क्या है। जो प्रोपेगेंडा किया जाता है भारत की तरफ से उसको हमने रद्द करना है। बहुत से खिलाड़ी इसमें जो शिरकत कर रहे हैं वो पाकिस्तान आ चुके हैं, लेकिन वहाँ के अवाम जो वो मैचेस देख रहे होंगे अपनी टीमों के, उनको भी हमने पैगाम देना है। इसलिए ये चैलेंज भी है और हम इंशाल्लाह पूरा भी उतरेंगे इस पर और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम बेहतरीन अपनी एक ओपिनियन दुनिया में कायम करें। बिल्कुल ठीक है साकिब बशीर साहब, क्योंकि स्पॉन्सर्स को बड़ा एतराज़ था, फिर इसका स्केजुअल जारी होना है, बहुत से मामलात हैं, वक्त बहुत कम रह गया है इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर, तो कब तक हतमी तौर पर हम देख सकेंगे? क्या हम उम्मीद करेंगे कल तक ICC का कोई वाज़ेह ऑफिशियल मौक़िफ़ आ जाएगा? जी बिल्कुल, आज क्योंकि संडे है तो आज जो ICC का ऑफिस भी है वो भी बंद होता है और ज़राए यही बता रहे हैं कि आइंदा 24 घंटों में बाकायदा तौर पर ये अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती मेरे ख्याल में वो ज़राए की ही खबरें हम लेकर आगे चल रहे हैं। ये भी बताया गया है कि जो भारत है वो पाकिस्तान नहीं आना चाह रहा था, तो वो कह रहा था कि हम फाइनेंशियली आपको कंपनसेट कर देंगे। पाकिस्तान को कहा कि आप किसी मॉडल की बात ना करें, तो इसका जो है वो PCB ने जो है वो इनकार किया कि ऐसा नहीं है, फाइनेंशियली नहीं। आप जिस तरह आप पाकिस्तान नहीं आ रहे तो 2026 में हम जो है वो पाकिस्तान की टीम भारत जाकर नहीं जो वो खेलेगी। लेकिन मसला वही है कि अगर वो फाइनल मैच अगर होता है 2026 का तो वो फिर फाइनल का भी मामला है कि फाइनल अगर भारत में है तो वो क्या क्या भारत के बाहर होगा। अगर पाकिस्तान जो है फाइनल में पहुंच जाता है तो फिर एक और प्रपोजल में एक और भी चीज़ ऐड हुई थी कि जो 2027 का जो विमेन वर्ल्ड कप है उसमें भी कोई होस्टिंग राइट्स PCB ने कहा कि वो भी पाकिस्तान को दिए जाएं कंपनसेशन में। तो पाकिस्तान ने या PCB ने वैसे केस तो अपना भरपूर तरीके से पेश किया है और अभी PCB कंफर्म भी ज़रा यही कर रहे हैं कि इनका जो इन्होंने प्रपोजल दी थी ज़्यादातर चीज़ें जो है वो मान ली गई हैं, लेकिन फिर भी जो ICC की जानिब से बाकायदा तौर पर जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं आ जाती, रिटर्न में चीज़ें नहीं आ जाती, तब तक मेरे ख्याल में कुछ हतमी जो है वो कहना कबल अज़ वक्त होगा। अजमल साकिब साहब, एक तो आज के सवालात, लेकिन उससे पहले बताइएगा आपने पाकिस्तान इंडिया के फाइनल के हवाले से क्या क्या लगाया? आपको उम्मीद नहीं है? मुझे इसलिए हुआ कि पिछली जो चैंपियन ट्रॉफी हुई थी 2017 की शायद, उसमें ये था कि यानी मोहम्मद आमिर ने सत्यानाश मार दिया था उनकी ओपनिंग और वो जो पहले 2-3 बैट्समैन का, और उसके बाद वो जो नो बॉल था उसका जसप्रीत यानी नहीं हाँ जी वो जो यानी और उसके बाद फखर ने जो फेंटी लगाई थी, तो मुझे हंसी इसलिए आई कि मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बाबा ये दोनों लोग
उसने तो रिटायरमेंट ले लिए मोहम्मद आमिर ने, और इसके तो चांसेस बहुत कम हैं फ़ख्र के। तो प्लीज़ बिस्मिल्लाह करके आइए, कोई इतनी ज़्यादा हम आपके साथ अच्छा सलूक करेंगे, वो सलूक करेंगे जो कि बादशाहों के साथ करते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, आइए। ठीक है, आज के सवाल। पहले ज़रूरी सवाल आज का, खबर मिली है कि सऊदी अरेबिया ने एक मरतबा फिर 1 साल के लिए $3 अरब के डिपॉजिट्स पाकिस्तान में ही रखने का इंदिया दे दिया है, दोबारा से रोल ओवर। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या हमारी या हमारे बच्चों की ज़िंदगी में कोई दिन ऐसा आएगा कि कम से कम ये $3 अरब हम सऊदी अरेबिया को वापस कर सकेंगे? ठीक। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पंजाब की वज़ीर आला ने चीन का कामयाब दौरा किया है। पंजाब की वज़ीर आला ने चीन का कामयाब दौरा किया है। गैर ज़रूरी सवाल ये है, क्या सिंध बलोचिस्तान और केपी के वज़राए आला भी अपने अपने सूबों के दो तरफ़ा ताल्लुकात के लिए चीन, रूस और अमेरिका का दौरा कर सकते हैं कि नहीं? राइट। हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया पर अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।